Students, welcome again at Captain Matra classes. Nowadays, we are studying through online classes, and all of you know that in our grammar sequence, nowadays we are studying pronoun. In pronoun, in my last lecture, I taught you relative pronoun. 3 rules of relative pronoun. Today again I am going to deal with relative pronoun. आज मैं फिर से आपको relative pronoun ही पढ़ाने जा रहा हूँ और relative pronoun में आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कुछ ऐसी conditions हैं, कुछ ऐसी situations हैं जिन situations में जहाँ पर relative pronoun who को और relative pronoun which को यूज करना चाहिए, वहां पर हम हु और विच को यूज नहीं करेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमारा जो रूल है, आज का रूल ये है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिन कंडीशंस में जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड विच का प्रयोग करना चाहिए, वहां पर हम हु और विच का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हम दैट को प्रिफर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम हु को और विच को यूज ना करके बल्कि उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो पहली कंडीशन यह है कि अगर हमने कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया हो, ध्यान दीजिए, अगर हमने कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया हो और उसके बाद हमें हु का यूज करना हो या उसके बाद हमें विच का यूज करना हो, तो हम हु और विच का यूज ना करके उसकी जगह पर हम दैट को प्रेफर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट। आप देखिए यहां पर ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसके बाद स्टूडेंट ये नाउन आया हुआ है, तो दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब आपको मालूम है कि स्टूडेंट एक पर्सन है और इसके लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अपने पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पर्सन के लिए जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। लेकिन अब यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहां पर स्टूडेंट ये लिखा है लेकिन हम इसके लिए हु का यूज नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग यहां पर हु आना चाहिए था, लेकिन अब हु नहीं आएगा, बल्कि हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर दैट को प्रिफर करेंगे। तो यहां पर हु नहीं लिखेंगे बल्कि दैट होगा। वजह क्या है, वजह यह है कि यहां लिखा है बेस्ट, दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट हैज बीन सेलेक्टेड होगा, ना कि हु हैज बीन सेलेक्टेड होगा। जबकि नॉर्मल अगर ये कंडीशन ना होती तो नॉर्मली हम क्या करते, यहां पर स्टूडेंट के लिए हु का यूज करते। एक सेकंड के लिए अगर हम ये मान ले कि यहां पर ये बेस्ट नहीं है और हम ये कहें दिस इज द स्टूडेंट, तो अब हम इसमें दैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्या कहेंगे, दिस इज द स्टूडेंट हु हैज बीन सेलेक्टेड। तो मेरा आपको कहना यह था कि अगर हमने कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिया हो और उसके बाद अगर हमें हु का यूज करना हो तो हम हु का यूज नहीं करेंगे, विच का यूज करना हो तो विच का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हम दैट को प्रीफर करेंगे। जैसे यहां पर स्टूडेंट के लिए हु ना हो करके क्या होगा, दैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, दिस इज द बेस्ट मूवी विच ऑब्लिक दैट आई हैव एवर सीन।
अब ये बात आप सभी को मालूम है कि जो मूवी है इसको हम न्यूटर जेंडर में रखेंगे और न्यूटर जेंडर के लिए हम विच का यूज करते हैं, लेकिन अब यहां पर हम विच का यूज नहीं कर सकते। विच का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर हमने मूवी से पहले बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिया है, तो अब यहां पर हम विच नहीं लिखेंगे बल्कि यहां पर क्या करेंगे, यहां दैट का यूज किया जाएगा। दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। और अगर हम इसमें बेस्ट ना लिखें तो फिर से वही हम पुरानी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं कि दिस इज द मूवी विच आई हैव एवर सीन। तो इस प्रकार से बेस्ट के बाद हम मूवी के लिए विच का यूज ना करके दैट का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द बेस्ट फूड। अब फूड को हम लिविंग या नॉन लिविंग में उस प्रकार से कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो दिस इज द बेस्ट फूड विच ऑब्लिक दैट। अब आप जानते हैं कि फूड को अगर हम माने तो उसके लिए विच का ही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर अब हम विच का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसके लिए बेस्ट का यूज किया है। तो दिस इज द बेस्ट फूड दैट आई हैव हैड फॉर ईयर्स, यानी यहां पर क्या होगा, दैट होगा, ना कि हम इसके लिए विच का यूज करेंगे। एक और बात इसमें समझने की है, आगे लिखा है कि दैट आई हैव हैड फॉर ईयर्स। अब हो सकता है कि आपको इस बात का कंफ्यूजन हो कि इसमें हैव और हैड ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और हैड मतलब पास्ट परफेक्ट। तो आप इसको भी समझ लीजिए कि ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह से है कि इसमें जो हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होता है, और ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि अगर हम हैव को या हैज को मेन वर्ब की तरह से यूज करें तो हैव, हैड, हैड, ऐसे ही हैज, हैड और हैड होता है। तो ये जो हैड लिखा हुआ है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे आप ये कह सकते थे कि आई हैव ईटन फॉर ईयर्स, ठीक वैसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव हैड फॉर ईयर्स, यानी जिसको मैंने सालों बाद खाया है। तो इस प्रकार से ये जो हैव हैड लिखा है ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लॉज है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हो उसके बाद अगर हु या विच लिखना होगा तो हु और विच ये हम नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पर दैट को प्रिफर करेंगे। अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर हमें हु यूज करना हो तो हु नहीं लिखेंगे और विच यूज करना हो तो विच नहीं लिखेंगे, बल्कि उनकी जगह पर हम दैट को प्रिफर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे ऑल, एनी, सेम, ओनली, द ओनली, नथिंग, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये ऐसे वर्ड्स हैं। फिर से एक बार पढ़ देता हूं, ऑल, एनी, सेम, ओनली, द ओनली, नथिंग, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर हु और विच लेना हो तो हु और विच नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पर दैट को प्रीफर करेंगे। जैसे एक बड़ी ही फेमस प्रॉवर्ब है
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हिंदी में कहें तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसकी मीनिंग क्या है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखने में ऐसा लगता है कि हमें दैट की जगह पर विच लिखना चाहिए था कि ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, लेकिन हम यहां पर विच का यूज नहीं कर सकते, बल्कि इसकी जगह पर हम दैट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ऑल आया हुआ है। अगर कहीं पर हमने ऑल इस प्रोनाउन का यूज किया हो और उसके बाद हमें हु लिखना होगा या विच लिखना होगा, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं, ऑल द पर्सन्स हु want to be successful in their life will have to work hard। तो all the persons who want to be successful नहीं होगा, बल्कि all the persons that want to be successful। हालांकि पर्सन्स के लिए हु आना चाहिए था, लेकिन पर्सन्स के लिए हु ना आकर के दैट आएगा, क्योंकि इसके पहले हमने ऑल इस वर्ड का यूज किया। ठीक ऐसे ही यहां पर ऑल के बाद हम दैट का यूज करेंगे, ना कि हम ऑल के बाद यहां पर विच का यूज करेंगे। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है कि अगर हमने कहीं पर ओनली, द ओनली, नथिंग, इन सब का भी यूज किया हो, जैसे आउल इज द ओनली बर्ड। बर्ड्स के लिए, छोटे जो एनिमल्स होते हैं उन सब के लिए हम विच का यूज करते हैं। आउल इज द ओनली बर्ड। हालांकि बायोलॉजी में इसको एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि ये मैमल है, लेकिन फिर भी इसको बर्ड मान करके डिस्कस कर रहे हैं। आउल इज द ओनली बर्ड। अब बर्ड के लिए यहां पर हम विच नहीं लिखेंगे, बल्कि दैट लिखेंगे। Owl is the only bird that can rotate its neck for 360 degree। ये नहीं कि owl is the only bird which। तो हम owl के लिए अब यहाँ पर which का यूज नहीं कर सकते, जबकि अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो owl के लिए हम which का यूज करते, लेकिन अब हम यहाँ पर owl के लिए which का यूज ना करके that का यूज करेंगे, क्योंकि उसके पहले the only आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द सेम बुक। ध्यान दीजिए, आपने अभी समझा था कि सेम एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद अगर विच या हु लेना हो तो विच और हु ना लेके दैट लेंगे। दिस इज द सेम बुक। अब आप जानते हैं कि बुक जो है ये एक थिंग है और इसको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं और इसके लिए हम विच का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर दिस इज द सेम बुक विच आई बॉट यस्टरडे नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। तो इस प्रकार से द सेम आने की वजह से, या और एक बात और ध्यान दीजिए कि जब हम सेम का यूज करते हैं तो सेम को अगर हमने इम्फैटिक एडजेक्टिव की तरह से यूज किया होता है या इम्फैटिक प्रोनाउन की तरह से यूज किया होता है तो हमेशा उसके पहले हम आर्टिकल दा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज सेम बुक अगर कह दें तो ये भी गलत है, दिस इज सेम बुक नहीं कह सकते, बल्कि हमें दिस इज द सेम बुक। ये भी ग्रामर का एक क्वेश्चन है कि सेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो दिस इज द सेम बुक, दैट होगा ना कि विच होगा, जबकि बुक नॉन लिविंग है तो उसके लिए विच नॉर्मल कंडीशन में आना चाहिए था, लेकिन विच ना होकर के क्या करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन है, अगला केस है। अगला केस क्या है कि आफ्टर द टू एंटीसीडेंट्स, अगर कहीं पर दो एंटीसीडेंट्स आए हों, और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एंटीसीडेंट किसे कहते हैं। एंटीसीडेंट को हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट का ग्रामर में मतलब क्या है,
एंटीसीडेंट हम उस नाउन को कहते हैं जिसके लिए हमने कोई प्रोनाउन यूज किया हो। तो अगर कहीं पर दो एंटीसीडेंट्स आए हों, यानी दो ऐसे नाउन्स आए हों जिनके लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना हो, लेकिन थोड़ी कहानी और है इसमें। वो क्या है? वो ये है कि अगर कहीं पर दो एंटीसीडेंट्स आए हों और उनमें से एक पर्सन को दिखाता हो, दूसरा एनिमल या थिंग को दिखाता हो। ध्यान दीजिए, दो एंटीसीडेंट्स में से अगर एक पर्सन को दिखाए, दूसरा एनिमल या थिंग को दिखाता हो, तो उस सिचुएशन में ना तो आप हु का यूज करेंगे और ना ही आप विच का यूज करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर दैट को प्रीफर करेंगे। जैसे द मैन एंड हिज डॉग। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो द मैन है ये एक पर्सन है और मैन के लिए हम हु इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और जो डॉग है ये एक एनिमल है और एनिमल के लिए हम विच इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अगर दो एंटीसीडेंट्स आए हों, उनमें से एक पर्सन को दूसरा एनिमल या थिंग को शो करता हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ना तो हु का यूज करेंगे और ना ही विच का यूज करेंगे। क्या वजह है? वजह यह है कि अगर आप हु का यूज कर लोगे तो ये मैन के लिए तो सही होगा भाई, मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका डॉग। जो, अब जो के लिए हु आता है, विच आता है, दैट आता है। जो स्कूल में एंटर कर गए थे उनको क्या किया गया? उनको बाहर किया गया। तो अगर हम मैन के अकॉर्डिंग हु लेते हैं तो ये डॉग के लिए गलत होगा, और अगर हम डॉग के अकॉर्डिंग विच लेंगे तो ये मैन के लिए गलत होगा। ऐसी कंडीशन में जहां पर दो एंटीसीडेंट्स आए हों, उनमें से एक पर्सन दूसरा एनिमल या थिंग को दिखाता हो, तो ना तो हु आएगा और ना ही विच आएगा, बल्कि उसकी जगह पर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि दैट हैड एंटर्ड द स्कूल वर टर्न्ड आउट। तो इस प्रकार से मैन और हिज डॉग के लिए हम दैट का यूज करेंगे, ना तो हु लेंगे और ना ही विच लेंगे। यानी अगर कहीं पर दो ऐसे एंटीसीडेंट्स जिनमें एक पर्सन को दूसरा एनिमल या थिंग को दिखाता हो, तो हम क्या करेंगे? हम दैट लेंगे, हु और विच का यूज नहीं करेंगे। थोड़ा इसको और डिस्कस करें, अगर थोड़ी बातें इसमें और समझ लें। जैसे द मैन एंड हिज डॉग लिखा है, अगर इसकी जगह पर मैं ये लिख दूं कि द मैन एंड हिज सन, अगर डॉग को हटा करके लिखा जाए कि द मैन एंड हिज सन, तो अब आप देखिए, अब बड़ी इजीली आप ये कह सकते हैं कि द मैन एंड हिज सन हु हैड एंटर्ड द स्कूल। यानी अब यहां पर तो कंडीशन ही खत्म हो गई। अब मैन के लिए भी आप हु लिख सकते हो और सन के लिए भी हु लिख सकते हैं, तो नो इश्यू एट ऑल। तो इस प्रकार से ये ध्यान देने की बात है कि ये कंडीशन तभी है जब दोनों में से एक पर्सन हो, दूसरा एनिमल या थिंग हो, तभी आपको के सामने ये कंडीशन क्रिएट होगी। अन्यथा तो अगर दोनों न्यूट्रल जेंडर के लिए तो विच आ सकता है, अगर दोनों पर्सन है तो आप उनके लिए हु ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन ये है कि आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट। अगली कंडीशन क्या है? जहां पर हम हु और विच की जगह पर दैट को प्रीफर करेंगे, वो ये है कि अगर हमने कहीं पर हु को और व्हाट को, ध्यान दीजिए, अगर हमने कहीं पर हु को और व्हाट को क्या बना करके यूज किया हो, अगर उनको हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज किया हो,
हालांकि जो हु है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अगर हमने कहीं पर हु को और व्हाट को इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज किया हो और ध्यान दीजिए उसके बाद फिर से हमें हु लेना हो या हमें विच लेना हो, तो हम हु और विच का यूज नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह पर दैट लेंगे। जैसे हु इज द गर्ल। अब हु इज द गर्ल के बाद चूंकि गर्ल जो है ये एक पर्सन है तो कायदे से इसके बाद हु का यूज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि हु को हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज किया इसलिए अब हम दोबारा इसके बाद हु का यूज नहीं कर सकते बल्कि हम क्या करेंगे, इसके लिए दैट का यूज करेंगे। तो हु इज द गर्ल दैट हेल्प्ड यू इन क्राइसिस, यानी वो कौन सी गर्ल है जिसने तुम्हें परेशानी में तुम्हारी मदद की। अब यहां पर गर्ल के लिए हु ना करके गर्ल के लिए हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और इसके बाद दोबारा से हु नहीं आकर के बल्कि क्या होगा, दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगला ये है कि अगर हमने व्हाट को, जो कि व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर हमने इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज किया हो, व्हाट इज इट। अब आप जानते हैं कि जो इट है ये न्यूटर जेंडर के लिए आता है। व्हाट इज इट और इसके लिए विच आना चाहिए था, लेकिन अब इसके लिए विच नहीं आएगा। बेशक जैसे हम जब कहते हैं व्हाट इज इट, व्हाट इज इट का मतलब कि हमने ये जो इट प्रोनाउन है ये किसी न किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया होगा, तो व्हाट इज इट और इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो विच लेंगे। लेकिन अब यहां पर हम विच नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर जो व्हाट है इसको हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज किया। तो व्हाट इज इट विच यू वांट नहीं होगा बल्कि व्हाट इज इट क्या होगा, दैट यू वांट होगा। यानी इट के लिए हम दैट का यूज करेंगे, ना कि इट के लिए हम विच का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में जहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु को और विच को यूज करना चाहिए वहां हम हु को और विच को यूज नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह पर हम दैट को प्रेफर करेंगे। और आपके एग्जामिनेशन में ये जो रूल मैंने आपको पढ़ाया इन कंडीशंस में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया करता है और एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको समझाया क्वेश्चन भी ठीक ऐसे ही बनता है। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आई हुई होगी और आप इसका रिवीजन करेंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और जो डाउट होंगे वो आगे आपके क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैंने अभी आपको ये बताया कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में जहां पर हु और विच आना चाहिए वहां हु और विच ना आके दैट आएंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब आगे मैं आपको ये 3 रूल्स डिस्कस करने चल रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो इसका पहला ये है कि हुज का यूज हम कब करते हैं और ऑफ विच का यूज हम कब करते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। तो आज आप समझ लीजिए कि हम हुज का यूज कब करेंगे और ऑफ विच का यूज कब करेंगे। तो ये दोनों ही ये रिलेटिव प्रोनाउन है और हुज का यूज, पहली बात यह है कि हुज का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, या जैसा हम लोग अभी इसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु उसका यूज हम पर्सन के लिए और बिग एनिमल्स के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही
हुज का यूज भी हम पर्सन के लिए और बिग एनिमल्स के लिए करते हैं। और हुज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसका किसको और जिसका जिसको। लेकिन ये हम यूज किसके लिए करेंगे? पर्सन्स के लिए। अगर यही बात, मान लीजिए यही बात हमें नॉन लिविंग थिंग के लिए करनी हो तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम ऑफ विच का यूज करेंगे, सेम सेंस में जैसे हम हुज का प्रयोग करते हैं। ऑफ विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करेंगे, किसका किसको, जिसका जिसको के सेंस में। तो इस प्रकार से हुज का यूज हम पर्सन्स के लिए करेंगे और ऑफ विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कि आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर। मेरा एक दोस्त है जिसके फादर, किसके फादर? मेरे दोस्त के फादर। यानी ये जो फ्रेंड है ये एक पर्सन है। और जब किसी पर्सन के लिए जिसका जिसको, किसका किसको, इस सेंस में हमें यूज करना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हुज का यूज करेंगे। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर। ये चीज हम, ये हुज का प्रयोग हम किसी नॉन लिविंग के लिए नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जांपल ये है कि आई बॉट अ वॉच डायल ऑफ विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ध्यान दीजिए, आई बॉट अ वॉच। अब यहां पर हम वॉच की बात कर रहे हैं। मैंने एक घड़ी खरीदी जिसका डायल, किसका डायल? घड़ी का डायल। यानी यहां पर जो हमने ऑफ विच का यूज किया है, ये ऑफ विच किसके लिए आ रहा है? वॉच के लिए। और वॉच क्या है? ये नॉन लिविंग है। तो जब वॉच नॉन लिविंग है तो हम कभी भी इसके लिए हुज का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि आई बॉट अ वॉच हुज डायल इज मेड ऑफ गोल्ड। लोग इस तरह से बोलते हैं, लिखते हैं। ग्रामर में ये मिस्टेक है कि हम नॉन लिविंग थिंग के लिए हुज का यूज नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए हम विच का यूज करेंगे। ऐसा डिस्कशन हम लोग प्रोनाउन में भी कर चुके हैं। प्रोनाउन में जब हम लोग प्रोनाउन का मतलब जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो लिविंग होते हैं, खास करके जो पर्सन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि अमित्स लेग इज ब्रोकन, तो यहां आपने क्या किया? अमित में एपोस्ट्रोफ एस लगा करके इसको पजेसिव केस में रखा। लेकिन अगर आपको यह कहना हो कि कुर्सी की टांग टूटी है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। यानी नॉन लिविंग थिंग में हम क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग को अगर हमें पजेसिव केस में रखना हो तो उसमें हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम ये कहते हैं कि आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर, किसके फादर? मेरे फ्रेंड के फादर। यानी फादर पर फ्रेंड का पोजीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही डायल पर वॉच का, घड़ी का डायल, यानी वो जो डायल है वो वॉच से एसोसिएटेड है, उसी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो हम ऑफ विच का यूज करेंगे, और जब लिविंग की बात करेंगे तो उसमें हम हुज का यूज करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत गलतियां होती है, तो मिस्टेक होते रहते हैं, क्योंकि इन चीजों पर हम, छोटी बातें हैं, इन पर हम ध्यान नहीं देते अक्सर। चलिए तो नेक्स्ट रूल में आते हैं। अगला रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे अ नाउन और अ प्रोनाउन कमिंग आफ्टर देन। मैं इसमें नाउन को भी ले रहा हूं, हालांकि ये चैप्टर जो मैं डील कर रहा हूं प्रोनाउन का है, लेकिन नाउन को भी मैंने ले लिया कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को हम देन के बाद यूज करते हैं
तो देन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का केस वही होगा जो देन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का केस होगा। फिर से सुन लीजिए, देन के बाद आने वाले प्रोनाउन का केस वही होगा जो देन के पहले आने वाले प्रोनाउन का केस होगा। जैसे ही राइट्स बेटर देन मी होगा कि बेटर देन आई होगा। अब आप यहां देखो कि ये देन लिखा हुआ है और देन के बाद आपको प्रोनाउन लेना है, लेकिन देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा उसका केस वही होगा जो देन के पहले आने वाले प्रोनाउन का केस होगा। जैसे देन के पहले जो प्रोनाउन आया है, आप देखिए ये किस केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, यानी देन के बाद अब जो प्रोनाउन आएगा वो भी नॉमिनेटिव केस में ही होगा। ही राइट्स बेटर देन मी नहीं होगा बल्कि बेटर देन आई होगा। जबकि हम बोलते ऐसे हैं कि ही राइट्स बेटर देन मी, क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं कि वह मुझसे अच्छा लिखता है, तो उसी तरह से हम मी यूज करते हैं। जबकि मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जब मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो आप इसका यूज यहां पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देन के पहले जो प्रोनाउन आया है वो नॉमिनेटिव केस में है, तो देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भी किस केस में जाएगा, नॉमिनेटिव केस में ही जाएगा। अब वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ही राइट्स बेटर देन आई। और ध्यान दीजिए एक बात इसमें अंडरस्टूड है कि ही राइट्स बेटर देन आई राइट, यानी ये अंडरस्टूड है, हम दोबारा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टूड है। तो इस प्रकार से देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा उसका केस वही होगा जो देन के पहले आने वाले प्रोनाउन का केस होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये नॉमिनेटिव केस ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम होगा कि देन ही होगा। अब आप देखो ये देन लिखा हुआ है, देन के बाद जो प्रोनाउन आप लेंगे उसका केस वही होगा जो देन के पहले आने वाले प्रोनाउन का या नाउन का केस होगा। जैसे देन के पहले क्या आया है, देन के पहले लिखा हिज एल्डर ब्रदर, और यहाँ जो हिज एल्डर ब्रदर है वो क्या है, ये सब्जेक्ट बन करके आ रहा है और ये नॉमिनेटिव केस में, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में है। तो अब आप यहाँ पर हिम का यूज नहीं कर सकते, बल्कि क्या कहेंगे, देन ही। यहाँ जो इज है ये अंडरस्टूड है, हालांकि हमने इज पहले यूज कर लिया है इसलिए दोबारा इसको हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही का मतलब कि देन ही इज। तो इस प्रकार से ये नॉमिनेटिव केस में होगा, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में होगा क्योंकि इसके पहले जो प्रोनाउन आया है वो भी नॉमिनेटिव केस में है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं ये लोग कहूं कि he loves you more than I होगा यहाँ पर कि more than me होगा। he loves you more than I या more than me। अब आप इसको समझिए, यहाँ क्या समस्या है, यहाँ समस्या ये है कि अब आप देखो ये देन है, देन के बाद जो आप प्रोनाउन लेंगे उसका केस वही होगा जो देन के पहले आने वाले प्रोनाउन का केस होगा। लेकिन यहाँ पर देन के पहले
दो प्रोनाउन आ गए हैं, एक प्रोनाउन यू है और दूसरा प्रोनाउन ही है। जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में है और जो ही है ये नॉमिनेटिव केस में है। तो अगर हम ही के अकॉर्डिंग लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आई लिखना पड़ेगा, ही लव्स यू मोर देन आई। और ध्यान दीजिए, जब आप ऐसा लिखेंगे तो इसके बाद मोर देन आई लव यू यहां पर ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जैसे ही आप यहां पर नॉमिनेटिव केस लेंगे, नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब अब उसके लिए प्रेडिकेट भी होना चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि he loves you more than I love you, तो इस प्रकार से हमें I लेना होगा। और अगर इसकी मीनिंग हम ये निकालें यू के अकॉर्डिंग, अगर हम सोचें कि he loves you more than me, इसका मतलब ये हुआ कि he loves you more, यानी वो तुम्हें ज्यादा लव करता है, than me का मतलब मेरे कंपैरिजन में। तो अब अगर आप यू के हिसाब से सोचेंगे तो यू के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ जो मी है ये भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो दैन के पहले नाउन या प्रोनाउन लिए हैं उनका केस क्या है। अगर वो नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग आप यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट बन के आएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस आया है और उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन करके आएगा। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि व्हाट इज यूज्ड विदाउट एनी एंटीसीडेंट। इसका अर्थ क्या है, व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ व्हाट जो है ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो अगर हमने व्हाट को कहीं पर यूज किया होगा तो वो बिना किसी एंटीसीडेंट के यूज होगा। जैसे एक बड़ी ही फेमस प्रॉवर्ब है, प्रॉवर्ब क्या है कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। यानी इसका मतलब क्या है, जिस चीज का इलाज नहीं होता उसे हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। जिस चीज का इलाज नहीं होता वो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये व्हाट लिखा है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आता है कि दैट व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। आप याद रखोगे कि व्हाट के पहले आप कोई एंटीसीडेंट, अगर हम ये कहें कि दैट व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट को हमने दैट के लिए यूज किया, दैट के बदले में उसकी जगह पर यूज करा, जबकि ये गलत है। व्हाट का हम जब यूज करते हैं तो ये बिना किसी एंटीसीडेंट के यूज होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंटीसीडेंट का मतलब वो नाउन जिसके लिए हमने दूसरा प्रोनाउन यूज किया। तो व्हाट किसी की जगह पर यूज ही नहीं होता, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट होता ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। याद रखेंगे ये प्रॉवर्ब है, जिस चीज का इलाज नहीं होता वो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, और व्हाट के पहले हम दैट का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के ये 3 रूल्स और मैंने आपको बताए, और इस तरह से मैंने आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर है वो आज मैंने फिनिश किया। थैंक यू सो मच।